ये स्टार्ट किया था कि एंजियोस्पर्म्स में एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से कल हमने लेक्चर स्टार्ट किया था। जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अपन शुरुआत से लेके चलेंगे जो तुम्हारे बेसिक नॉलेज को भी एनहांस करेंगे, और उसके साथ ही जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी काफी क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, और उसी तरीके के जो क्वेश्चंस वो भी अपन कुछ हर क्लास के स्टार्ट में कुछ ना कुछ जो भी तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है उनके बारे में भी जानते जाएंगे। उसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ ये मेंशंस किए थे, जिसमें यहाँ पे देख भी पा रहे हो सबसे लंबा आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, इस तरीके की जो चीजें हैं ये सारी मैंने कल डिस्कस की थी। उसके बाद में ये और कुछ और थे, तो काफी सारी चीजें जो हैं वो कल मैंने इसमें स्टार्ट किया था, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं यहाँ पे डिस्कस की थी और यहाँ पे देख भी पा रहे हो सभी के सभी। उसके बाद में मैंने ये बताया था, स्टार्ट किया था अपन ने अपना लेक्चर कल का, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हमने जाना था ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो सभी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर क्लियरली देख पा रहे हो कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज, यानी कि ऐसा इंक्रीज जो कि इरिवर्सिबल हो, यानी कि जिसे वापस से चेंज ना किया जा सके या वापस से बैक कंडीशंस में नहीं ले जाया जा सके या रिवर्ट ना किया जा सके, ऐसी कंडीशंस जो कहलाती है वो कहलाती है ग्रोथ। जबकि डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि एक रेसिप्रोकल ग्रोथ के मैकेनिज्म को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, या हम ये कहें कि सम ऑफ ऑल चेंजेस, सभी प्रकार के जो चेंजेस ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरे लाइफ साइकिल के दौरान देखने को मिलते हैं, उन सभी को हम डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। जिसमें मैंने कल भी बताया था कि जो बॉर्न के किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉर्न होने से लेकर डेथ तक के जो भी जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सारी प्रोसेस को डेवलपमेंट कहा जाता है। इस प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो जैसे मैं कल भी बताया था कि सीड जर्मिनेशन से लेके सेनिसेंस या डेथ तक की जो पूरी प्रोसेस होती है वो डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखी जाती है। उसके बाद में हमने यह भी बताया था कि ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ में क्या क्या होता है, इस तरीके की चीजें भी हमने कल बताई थी कि ग्रोथ किसे कहते हैं, और उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ग्रोथ के दौरान जो देखने को मिलती हैं, इस तरीके की चीजें कल हमने डिस्कस की थी। ग्रोथ के बारे में, टाइप्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ दोनों के बारे में हमने बताया था कि प्राइमरी ग्रोथ जो है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट्स में देखने को मिलती है। यह कुछ डायग्राम था जिसके जरिए हमने ये बताया था कि शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम्स और वेस्कुलर कैम्बियम्स की प्रेजेंस के बारे में हमने बताया था। वेस्कुलर कैम्बियम जो शूट एपिकल मेरिस्टेम में भी प्रेजेंस देखने को मिलती है और रूट एपिकल मेरिस्टेम में भी उनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जाइलम और फ्लोएम जैसे वेस्कुलर सिस्टम्स का फॉर्मेशन होता है। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ के बारे में हमने कल बताया था कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके तीन तरीके जो है यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं। पहला तरीका है कि लेंथ और ग्रोथ के अंदर इंक्रीज हो, तो उस कंडीशंस को उससे हम ये पहचान सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है उस ऑर्गेनिज्म में। ऐसा हम देख सकते हैं स्टेम और रूट के केस के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंक्रीज इन द एरिया ऑफ वॉल्यूम, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट पार्ट होते हैं जिनके अंदर एरिया इंक्रीज होता है लेंथ की बजाय। तो जहां एरिया इंक्रीज होता है वहां पे भी हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हो रही है, यानी कि लेंथ इंक्रीज ना हो रही हो, लेकिन कुछ प्लांट पार्ट्स के अंदर जो है वो कुछ प्लांट पार्ट्स के अंदर एरिया और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, तो भी हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ कर रहा है। तीसरी कंडीशन जो हम देख सकते हैं वो यह देख सकते हैं कि अगर दोनों ही कंडीशंस हमें दिखाई दे रही है, यानी कि एरिया और वॉल्यूम इंक्रीज भी नहीं होता है और ना ही कोई लेंथ इंक्रीज होती है, तो ऐसी कंडीशंस में हम कैसे पता करें कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए है नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज होती है तो ऐसी कंडीशंस में हम बता सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रोथ कर रहा है। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा गया है एल्गी, यीस्ट और बैक्टीरिया। तो ये एल्गी, यीस्ट और बैक्टीरिया जो है इनके अंदर हम जानते हैं यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, तभी हम उससे बता पाते हैं कि एल्गी, यीस्ट और बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं। उसके बाद ये तो हमने कल जाना था। अब उसके बाद हम आगे का टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल से ही आगे स्टार्ट होगा और टॉपिक जो है वो वही रहेगा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन जब कल जो जितना जाना है हमें, आज हम उससे आगे की तरफ अब स्टार्ट करेंगे।
कल हमने स्टार्ट किया था, सबसे लास्ट में जब यहीं पे छोड़ा था हमने कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हमने बताया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसके अंदर दो फेजेस के अंदर, ग्रोथ हो चाहे डेवलपमेंट हो, उनमें दो फेजेस देखने को मिलती है। पहली फेज है वेजिटेटिव फेज और दूसरी फेज होती है रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज जो होती है उसके अंदर हमने कहा था कि वेजिटेटिव फेज का मतलब है कि वेजिटेटिव पार्ट्स का फॉर्मेशन होना, और वेजिटेटिव पार्ट्स का फॉर्मेशन होने की वजह से जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलेगी। ग्रोथ का मीनिंग क्या है, जो अभी हमने बताया कि तीन तरीके से हम ग्रोथ को नाप सकते हैं, यानी कि अगर साइज में इंक्रीज हो तो भी नाप सकते हैं, अगर एरिया में इंक्रीज हो तो भी नाप सकते हैं, और अगर सेल्स की नंबर्स इंक्रीज हो तो ऐसी कंडीशंस में भी हम कह सकते हैं कि ग्रोथ ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है। तो वेजिटेटिव फेज के अंदर जो ग्रोथ होगी उस दौरान जो है कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन किया जाता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही हो तो वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता रहता है। कंटिन्यूअसली कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूटिलाइज किया जाता है उस ऑर्गेनिज्म के जरिए। और रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जो है एक्यूमुलेशन किया जाता है और स्टोरेज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है उस रिप्रोडक्टिव फेज में कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टोर करता है बॉडी के अंदर, और उसी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट को जब वेजिटेटिव फेज यानी कि ग्रोथ स्टार्ट होती है उस टाइम पे उस कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन किया जाता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, और क्या एनर्जी प्रोडक्शन के बाद में प्लांट जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी ग्रोथ अचीव करता है। डिटेल में हम वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज को क्लियरली जानेंगे कि प्लांट्स के बारे में वेजिटेटिव फेज किस तरीके से, कहां से लेकर कहां तक वेजिटेटिव फेज होती है और कहां से लेकर कौन सी जो डेवलपमेंट की फेज है वो रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है, हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। बात करें अगर वेजिटेटिव फेज की, तो जैसे मैंने कहा कि वेजिटेटिव फेज मींस क्या होता है कि वेजिटेटिव फेज का मीनिंग ये होता है कि जहां पे कि वेजिटेटिव पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है और वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिले, और ऐसी जितने भी मैकेनिज्म है या प्रोसेस है उस प्रोसेस को वेजिटेटिव फेज के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। यहाँ हम अगर बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वेजिटेटिव फेज के अंदर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फ्रॉम सीड जर्मिनेशन थ्रू ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी सपोर्टिव स्ट्रक्चर, कि सीड का जर्मिनेशन होने से लेकर वेजिटेटिव फेज स्टार्ट हो जाती है। और सीड का जर्मिनेशन से लेकर कहां तक वो रहेगी वेजिटेटिव फेज, जब तक कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन ना हो, यानी कि फ्लावर डेवलपमेंट ना हो। तो ऐसी कंडीशन तक जो भी फेज होगी वो क्या कहलाएगी, वेजिटेटिव फेज कहलाएगी। यानी कि सीड जर्मिनेशन से लेकर फ्लावर डेवलपमेंट तक की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, वेजिटेटिव फेज कहलाएगी प्लांट्स के अंदर। सीड जर्मिनेशन किस तरीके से होता है और फ्लावर डेवलपमेंट तक कहां तक, ये हम देख पाएंगे कि किस तरीके से वेजिटेटिव फेज जो है वो प्लांट के अंदर ग्रोथ फेज या डेवलपमेंट फेज प्लांट्स के अंदर संपन्न होती है या प्लांट्स के द्वारा की जाती है, ये हम आगे की तरफ पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक्स हम जान रहे हैं। उसके बाद में जो हमने कहा कि 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो वेजिटेटिव फेज के दौरान देखने को मिलेगी। 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है जो कि वेजिटेटिव फेज के दौरान होती है। पहली फेज है सेल डिवीजन, दूसरी फेज होती है सेल एनलार्जमेंट, और तीसरी होती है सेल डिफरेंशिएशन यानी कि इनिशियल स्टेज फॉर रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जैसे सीड जर्मिनेट होगा तो सीड जर्मिनेशन के दौरान 3 प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग हमने पहले भी बताया है, जो कल भी बताया था, और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये होता है कि सेल्स के अंदर यह कैपेबिलिटी प्रोड्यूस हो जाए कि उस सेल्स को वो सेल्स जो है वो डिटरमाइन कर पाए या डिसाइसिव मोड के अंदर आ पाए कि उसे किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है। अगर किसी सेल के अंदर डिसाइसिव मोड आ गया, यानी कि अगर कोई सेल डिसाइड कर पा रही है कि उसे किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है, तो वह कहलाता है, उस सेल का डिफरेंशिएशन कहलाता है, यानी कि वो सेल जो होती है वो डिफरेंशिएटेड सेल्स की कैटेगरी में रखी जाती है। स्टार्टिंग के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं वो अनडिफरेंशिएटेड रूप में ही पाई जाती हैं। यह हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं, केएलएस के रूप में हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएटेड सेल मॉस। डिफरेंशिएशन वहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन वहां हमें अभी नहीं जाना है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि सेल डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, जो मैंने अभी क्लियरली बता दिया। अगर सेल जो है वो डिसाइसिव मोड में आ जाए, यानी कि सेल जो है डिसाइड करने की क्षमता सेल के अंदर आ जाए या कैपेबिलिटी आ जाए कि उसे किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है, तो उस सेल को डिफरेंशिएटेड सेल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अब अगर हम बात करें तीनों प्रोसेस की, तो तीनों प्रोसेस बहुत आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि सभी रूरल बैकग्राउंड से हो तो बहुत आसानी से समझ पाओगे। जब भी हम खेती करते हैं
फार्मिंग करते हैं तो हमें पता है कि हम उसमें खेती करने के दौरान जो है वो सीड हम बोते हैं। जब सीड हम बोते हैं तो सीड जो होते हैं हम जानते हैं कि पहले डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, अगर जब तक हम उन्हें बोते नहीं है तब तक वो डोरमेंट स्टेज में रहेंगे, यानी कि उनका जर्मिनेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम उन्हें मिट्टी में बोते हैं तो मिट्टी में बोने पर उन्हें सीड जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर एब्जॉर्ब करके सेल उनसे वाटर एब्जॉर्ब करके जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन अगर उनके लिए फेवरेबल होती है तो ऐसी कंडीशंस में सेल डिवीजन जो है सीड के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और सेल डिवीजन होने की वजह से सेल का इनलार्जमेंट होता है, यानी कि सेल जो है वो बड़ी हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है। और जब आकार में बड़ी हो जाएगी तो सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, यानी कि सेल्स जो है वो एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से सेल्स का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। और जब खूब सारी सेल्स एक साथ मिल जाएगी तो वो एक मेटामर का निर्माण करेगी, और मेटामर जब बन जाएगा तो खूब सारे मेटामर्स मिलकर एक मॉड्यूल का निर्माण करेंगे। और वो जो मॉड्यूल होते हैं, हर एक मॉड्यूल जो है वो किसी एक ऑर्गन के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि हम ये कर पा रहे हैं कि मॉड्यूल जब बन जाएगा, यानी कि सेल्स जो है एक स्टेज पर सेल्स का एक ऐसा ग्रुप बन जाता है जो कि स्पेसिफाइड होता है किसी एक ऑर्गन के निर्माण के लिए। तो ऐसी कंडीशंस में उन सेल्स को हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स, जहां पे कि डिफरेंशिएशन आ जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जो सेल्स होती है वो हमेशा कैसी रहती है, अनडिफरेंशिएटेड रहती हैं। तो वेजिटेटिव फेज के अंदर जैसे हमने कहा कि वेजिटेटिव फेज प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो सीड जर्मिनेशन से स्टार्ट होगी, और सीड जर्मिनेशन से स्टार्ट होकर फ्लावर डेवलपमेंट तक जो प्रोसेस होगी, जो भी फेज होगी, वो क्या कहलाएगी, वेजिटेटिव फेज कहलाएगी। वेजिटेटिव फेज के दौरान जो हमने कहा कि तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखने को मिलेगी, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। दूसरी जो फेज हमने बताई, जैसे मैंने कहा कि वेजिटेटिव फेज के बाद में दूसरी फेज है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज कहां से स्टार्ट होगी, जब मैच्योर्ड हो जाएंगे, यानी कि टिश्यू सेल्स जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योर सेल्स के ग्रुप को हम कहेंगे टिश्यू, जिन्हें हम परमानेंट टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, और परमानेंट टिश्यू और सिंपल टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं। सिंपल टिश्यूज में पेरेन्काइमा वगैरह होते हैं, वो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं उनमें हम जाइलम फ्लोएम की स्टडी करते हैं। सिक्रेटरी टिश्यूज होते हैं, उनकी डिटेल में स्टडी हम आगे करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के सभी के सिलेबस के अंदर ये मौजूद है, तो इसलिए इसको हम आगे स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसी पे ज्यादा फोकस करें तो अच्छे से समझ में आएगा। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज के अंदर जो प्रोसेस होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है मैच्योरेशन ऑफ टिश्यूज मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज, यानी कि टिश्यूज का मैच्योरेशन हो जाता है। जो कौन से टिश्यूज का, जिन्हें की निर्माण किया गया है या मैन्युफैक्चर किया गया है वेजिटेटिव फेज के दौरान। प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज में दूसरी स्टेप क्या होगी, ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तीसरी स्टेज क्या होगी, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फ्लावर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा और सीड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होता है ये हम अभी स्टेज के जरिए हम जानेंगे। और द डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज ऑर्गन, और स्टोरेज ऑर्गन का फॉर्मेशन होना भी शुरू हो जाता है, जहां पे कि फूड को स्टोर किया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान क्या करता है ऑर्गेनिज्म, इस फूड को स्टोर करता है या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, और वेजिटेटिव फेज के दौरान जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है उसका यूटिलाइजेशन करता है एनर्जी के लिए, ताकि ग्रोथ हो सके। उसके बाद हमने कहा कि रिलेटिवली लिटिल सेल डिवीजन अकर्स, यानी कि वेजिटेटिव फेज की तुलना में जो सेल डिवीजन है रिप्रोडक्टिव फेज में वो काफी कम देखने को मिलता है, काफी कम मात्रा में जो सेल डिवीजन हमें देखने को मिलेगा रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, जबकि वेजिटेटिव फेज में जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में सेल डिवीजन देखने को मिलता है। उसके बाद में है मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्यूमुलेटेड इन द फ्रूट, अधिकतर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फ्रूट के अंदर, सीड के अंदर और स्टोर्ड ऑर्गन के अंदर एक्यूमुलेट कर लिए जाते हैं या स्टोर कर लिए जाते हैं। तो वेजिटेटिव फेज के दौरान जैसे मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन होगा, और रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होगा। तो यहां तक अच्छे से हम समझ पाए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी आगे चलते हैं फिर, यानी कि वेजिटेटिव फेज क्या होती है और रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है, यहां तक हम समझ पाए। वेजिटेटिव फेज में क्या क्या कौन कौन से प्रोसेस जो है वो होती है, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। जबकि हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें तो सबसे पहले तो मैच्योरेशन होगा, सेकंड जो स्टेप होगी वो प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स,
थर्ड स्टेप होगी फ्लावर बर्ड, फ्लावर्स, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन और स्टोरेज ऑर्गन्स का डेवलपमेंट। फोर्थ स्टेप होगी सेल डिवीजन, जो है वो काफी कम मात्रा में रिलेटिवली अकर होगा, किससे, वेजिटेटिव फेज से, और कार्बोहाइड्रेट का एक्यूमुलेशन होगा फ्रूट के अंदर, सीड के अंदर और स्टोरेज ऑर्गन के अंदर। अब अगर हम बात करें फेजेस ऑफ ग्रोथ की, तो फेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर अगर बात करेंगे हम, तीन फेजेस के अंदर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैच्योरेशन फेज। तीन फेज के अंदर हम इसे मेंशन कर पाएंगे। वेजिटेटिव फेज, जो ग्रोथ की फेजेस हैं, उसे हम तीन स्टेजेस के अंदर या तीन फेजेस के अंदर डिवाइड कर पाएंगे। पहली फेज होगी मेरिस्टेमेटिक फेज, सेकंड फेज है इलोंगेशन फेज, और थर्ड फेज जो होगी वो होगी मैच्योरेशन फेज या डिफरेंशिएशन, जो कि हमने अभी बताया था कि फेज है वो देखने को मिलता है। तीन तरीके की फेजेस कौन कौन सी हैं वो अभी हम इलोंगेशन और मैच्योरेशन, जो हमने पहले भी बताया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, जब हमने यहाँ देख रहे हैं पहली फेज में सेल डिवीजन है, दूसरी फेज में सेल डिफरेंशिएशन है। इसी को हम यहाँ पे फिर से करेंगे, सेल डिवीजन यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स both at the root apex and the shoot apex represents मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो शूट अपेक्स है और रूट अपेक्स है, वो दोनों ही क्या करते हैं, दोनों मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करके उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होता है, उसकी वजह से ग्रोथ हमें प्लांट्स की देखने को मिलती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स दो प्रकार की हो सकती है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उसमें कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक सेल आती है, मेरिस्टेम आता है और रूट एपिकल मेरिस्टेम आता है। उसके बाद जो हमने बात की है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ऑक्सिलरी बड, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम, ये जो है कोर कैम्बियम और पेरिसाइकल, इस सबको हम कह पा रहे हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब बात करें अगर हम इलोंगेशन की, सेकंड फेज की बात करें इलोंगेशन, तो इलोंगेशन क्या कर रहा है, इलोंगेशन के दौरान जैसे मैंने पहले बताया था कि इलोंगेशन में क्या होगा, सेल डिवीजन, और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल की साइज इंक्रीज हो रही है, साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल इंक्रीज आफ्टर द सेल डिवीजन ड्यू टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इट्स प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के वॉल्यूम की इंक्रीज होने की वजह से जो सेल्स हैं उनकी साइज में इलोंगेशन देखने को मिलता है, साइज में इंक्रीज देखने को मिलता है। और यह कंडीशन हमें कहां देखने को मिलेगी, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उससे पास वाली जो सेल्स होती हैं, किसमें, रूट एपेक्स की तरह, हम कहां देख पाएंगे, ये अभी हम देख पाएंगे किस तरीके की चीजें होती हैं। यहाँ पे इस डायग्राम के जरिए हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इलोंगेशन की जो प्रोसेस होती है वो जैसे हमने बताया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, पास वाली जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर इलोंगेशन देखने को मिलता है। शूट के अंदर अगर हम बात करें, शूट के अंदर बात करें तो इंटरनोड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, और रूट के अंदर बात करें हम तो जोन ऑफ इलोंगेशन नाम का एक जोन देखने को मिलता है, जहां के उस जोन की जो सेल्स होती हैं उनके इलोंगेशन देखने को मिलेगा। किस तरीके से ये देखने को मिलेगा हम इस डायग्राम के जरिए देख पाएंगे। यहाँ हम डायग्राम देख पाएंगे कि तीन तरीके के जोन हमें दिखाई दे रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन और मैच्योरेशन जोन। ये तीनों जोन जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला जोन जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन, दूसरा जोन इलोंगेशन जोन, और थर्ड जो है यहाँ पे मैच्योरेशन जोन। इस जोन की जो सेल्स हैं वो मैच्योर सेल्स होती हैं, डिवीजन करने की कैपेबिलिटी नष्ट हो चुकी होती हैं या कंप्लीटली डिवाइड कर चुकी होती हैं, जबकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डिवीजन करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। तो यह जो पोर्शन है, ये एपिकल मेरिस्टेम वाला पोर्शन है, यह क्या करता है, मेरिस्टेमेटिक है, और जब ये डिवाइड करता है
तो डिवीजन करने से ही क्या मैच्योर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा या टिश्यूज का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। जो कौन से ऑर्गन होंगे वो हमने पहले भी बताया। शूट में मेरिस्टेम है तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे आगे चल के, शूट का फॉर्मेशन करेंगे, और अगर रूट एपिकल मेरिस्टेम है तो वो रूट का फॉर्मेशन करेंगे। इलोंगेशन जोन की जो सेल्स हो वो हमने बताया कि उनके अंदर इलोंगेशन हो जाएगा, यानी कि सेल डिवीजन के बाद में यहाँ की उनके प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होने की वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और सेल्स की साइज जो है वो इलोंगेशन जोन के अंदर जो मौजूद सेल्स होती है उनके वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से सेल्स जो है वो अलग हो जाती है, या उनके अंदर इलोंगेशन हमें देखने को मिलता है। तीसरी जो फेज है वो हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज या डिफरेंशिएशन फेज, जो कि हम कहां पे देख पा रहे हैं, मैच्योरेशन जोन के अंदर, यहां हम देख रहे हैं मैच्योरेशन जोन। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल चेंजेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि मैच्योरेशन जोन में जो सेल्स होती हैं उन वो क्या हो चुकी होती है, डिफरेंशिएट हो चुकी होती हैं, और वो डिफरेंशिएट सेल बताया कि डिफरेंशिएटेड सेल उन्हें बोलेंगे जिनमें की होता है, यानी कि जिनमें डिसीजन लेने की क्षमता या कैपेबिलिटी आ चुकी होती है कि वो किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि उनमें स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन दिस स्टेज सेल्स चेंज टू परफॉर्म specific functions and similar type of cells have some same functions form a group which is known as a tissue। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि जो सेल्स है हमने पहले बताया, मैच्योरेशन जोन है उसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जा रही है, मैच्योर सेल्स पाई जाती है। मैच्योर सेल्स में क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन मौजूद होता है। डिफरेंशिएशन किससे कहते हैं, ये हमने पहले बताया कि डिफरेंशिएशन किसे कहेंगे, अगर सेल्स के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन करने की क्षमता आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, उसके अंदर डिफरेंट उन सेल्स को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल कैटेगरी में उन सेल्स को हम रखते हैं। जब एक ही प्रकार की ऐसी सेल्स जिनमें स्पेसिफिक फंक्शन करने की क्षमता आ गई हो, ऐसी एक सेल्स नहीं होगी, अनेकों सेल्स होगी किसमें, मैच्योरेशन जोन के अंदर, तो एक जैसे फंक्शन करती हो उन सभी करने वाली सभी स्पेसिफिक या डिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप है, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, टिश्यू। उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, टिश्यू। यानी कि ऐसी सेल्स जिनमें की स्पेसिफिक फंक्शन करने की क्षमता हो वो तो क्या कहलाएगी, अनडिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड सेल्स, और डिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप जो कि एक ही प्रकार का फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, वो उन सेल्स का जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, टिश्यू। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल्स का फॉर्मेशन, जाइलम, फाइबर्स, एपिडर्मल सेल्स, रूट हेयर्स, लीफ हेयर्स, गार्ड सेल्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ट्यूबर, बल्ब, एक्सेट्रा। ये तो हम बोल रहे हैं, हम ये एग्जांपल्स क्यों लिए हमने, जैसे हमने कहा कि कोई ऐसे सेल्स का ग्रुप जो कि कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसको हम उसकी सेल्स उसके वो कहाँ मौजूद होगी, मैच्योरेशन तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ऐसी सेल्स का ग्रुप जिसमें कि सेकेंडरी जो कि सेकेंडरी के लिए बनी हो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन सेल्स के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। जो ऐसी सेल्स जो कि सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है वो डिफरेंशिएट होगी, यानी कि उनके अंदर डिफरेंशिएशन आ चुका है, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करना है। इसी तरीके से ऐसी सेल्स जो केवल और का फॉर्मेशन करती है या वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है, तो ऐसे सेल्स डिफरेंशिएशन आ चुका है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइलम या फिर वेस्कुलर टिश्यूज का। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, तो सिंपल वे में अगर समझना चाहो तो सिंपल वे में सिर्फ इतना सा है कि जोन के अंदर वो सेल्स मौजूद होती हैं जिनमें की डिफरेंशिएशन आ चुका हो, यानी कि जिनके अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन कैपेबिलिटी आ चुकी हो, ऐसी सेल्स जो है वो मैच्योरेशन जोन के अंदर पाई जाएंगी। और इन सेल्स का जो ग्रुप होता है एक जो कि एक समान फंक्शन करता है, उन्हें हम टिश्यूज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें कि ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो रिक्वायरमेंट जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म कॉमन रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए। पहली चीज है न्यूट्रिएंट्स, सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होना जरूरी
है ही, उसके अलावा और क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, लाइट चाहिए, और ग्रोथ सब्सटेंसेस जिनको हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। इन सभी जो है वो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स हैं। टाइप ऑफ ग्रोथ की अगर बात करें तो इसका ये टाइप्स कौन कौन से होते हैं? दो तरीके की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। पहली ग्रोथ है वो अनलिमिटेड ग्रोथ और दूसरी है लिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ को इंडेफिनिट, पहली ग्रोथ को इंडेफिनिट ग्रोथ भी कहते हैं। इंडेफिनिट ग्रोथ जो है वो एग्जिबिट किसके द्वारा एग्जिबिट की जाती है या किसके द्वारा दर्शाई जाती है प्लांट के अंदर? रूट, स्टेम और ब्रांचेस के द्वारा। और डेफिनेट और लिमिटेड ग्रोथ जो है वो किसके द्वारा दिखाई जाएगी? इस पार्ट में देखने को मिलेगा हमें लीव्स, फ्लावर और फ्रूट। इनके अंदर हमें लिमिटेड ग्रोथ या फिर डेफिनेट ग्रोथ देखने को मिलती है, जबकि रूट, स्टेम और ब्रांचेस के अंदर जो है वो इंडेफिनिट या फिर अनलिमिटेड ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। यही चीज फिर से हम आती है डेवलपमेंट किसे कहेंगे? तो डेवलपमेंट जो है वो दो प्रोसेस है, किसका? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। यानी कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिला दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। टू बिगिन विथ, इट इज एसेंशियल that it is sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote, यानी कि zygote जिसको हम क्या बोलते हैं? fertilized egg, follow a precise and highly ordered succession of events, यानी कि काफी सारे इवेंट्स होंगे इस दौरान। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ थोड़ा सा टफ लग रहा होगा जब इसको हम लैंग्वेज में सुनते हैं तो, लेकिन इसको इसी समझोगे और देखोगे तो पता चलेगा कि ये हम सब ये सब हम डेली लाइफ के अंदर डेली लाइफ के अंदर हम देखते भी रहते हैं कि इनिश प्लांट जो होते हैं जब सीड बोए जाते हैं, सीड बोए जाते हैं तो सीड धीरे धीरे सीड जर्मिनेशन होता है। सीड जर्मिनेशन होने से प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसमें फूल लगते हैं, फ्लावर फॉर्मेशन होता है। और फ्लावर फॉर्मेशन के बाद हम देखते हैं कि प्लांट जो है वो एक प्लांट डेड हो जाता है, फ्रूट बनते हैं और उसके बाद में प्लांट जो है वो डेड हो जाता है। तो यह एक डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस है जो हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है और किसी ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियो से होता है, एम्ब्रियो से जायगोट, जायगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से इस तरीके की आगे की पूरी प्रोसेस जो है वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये केवल लैंग्वेज देख के काफी टफ लग रही होगी क्योंकि काफी लैंग्वेज के अंदर काफी टफ हो जाती है चीजें, लेकिन जब इसको समझोगे समझने के लिए ये आसानी हो जाएगी जब इसको नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करोगे या नॉर्मल लाइफ से इसको समझने की कोशिश करोगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। इस प्रोसेस के दौरान एक कॉम्प्लेक्स बॉडी का निर्माण हो जाता है जिसके अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं? रूट, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ठीक है। और इन सब का फॉर्मेशन होने के बाद में फाइनली क्या हो जाते हैं? दे डाई, वो मर जाते हैं। डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट को अगर हम ये जो अभी हमने डेवलपमेंट है वो दो चीजों का मिश्रण है या मिक्सचर है, सम ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का। तो ग्रोथ वाली जो फेज है उसे मॉर्फोजेनेसिस के नाम से भी जान सकते हैं। और मॉर्फोजेनेसिस किसे कहेंगे? मॉर्फोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की शेप और स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट होना कहलाता है मॉर्फोजेनेसिस। और डिफरेंशिएशन किसे कहेंगे? डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आ चुकी है। व्हेन ए सेल लूजेस द कैपेसिटी टू डिवाइड, अगर सेल अब डिवाइड करने की क्षमता जो है वो लूज कर जाए, लीड्स टू डिफरेंशिएशन। और तो ऐसी कंडीशंस में वो डिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। डिफरेंशिएशन की वजह से क्या होता है? डिफरेंशिएशन रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो स्ट्रक्चर बनी है मॉर्फोजेनेसिस के दौरान, उसका डेवलपमेंट जो है वो किस फेज के अंदर होगा? डिफरेंशिएशन के बाद में होगा। दैट इज कमेंसरेबल विद द फंक्शंस द सेल्स फाइनली हैव टू परफॉर्म। और उन्हें कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन फिर करना होता है जब सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएगी। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होती है उनमें एक स्पेसिफिक फंक्शन करने की कैपेबिलिटी जो है वो उनके अंदर पहले से ही आ जाती है, और कैपेबिलिटी उनके अंदर आ जाती है, तभी उन्हें हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स रखते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं किस तरीके से सीक्वेंस है डेवलपमेंट प्रोसेस की प्लांट सेल के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, जो हमने पहले भी बताया
कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेगी, डिवाइड करके उनके अंदर क्या आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। जब डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन आने के साथ मैच्योरेशन भी आना शुरू हो जाएगा, और मैच्योरेशन आने के बाद में मैच्योर सेल्स में जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी। जब मैच्योर सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो है ग्रोथ होने होगा और डेवलपमेंट होना शुरू होगा। तो उसके बाद में लास्ट में का फॉर्मेशन, ब्रांचेस का फॉर्मेशन, रूट का, स्टेम का, लीव्स का फॉर्मेशन होगा, और फॉर्मेशन होने के बाद जब फ्रूट बन जाएंगे उसके बाद में लास्ट स्टेज क्या होगी, उनकी डेथ। तो यानी कि डेथ उनकी हो जाएगी, और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के जो कंट्रोल है या कंट्रोल है वो तीन तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलपमेंट का कंट्रोल देखने को मिलता है। तीन तरीके से कंट्रोल बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। पहला जो कंट्रोल है वो इंटरसेल्यूलर कंट्रोल, दूसरा है इंट्रासेल्यूलर कंट्रोल, और तीसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंट्रोल। इंटरसेल्यूलर कंट्रोल्स को किसे कहेंगे हम, इंटरसेल्यूलर कंट्रोल होता है चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, यानी कि सेल के अंदर ही कंट्रोल मौजूद होता है, यानी कि जीन्स यानी कंट्रोल होता है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेल्यूलर कंट्रोल। दूसरा है इंट्रासेल्यूलर कंट्रोल। इंट्रासेल्यूलर कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इंट्रासेल्यूलर कौन सा है, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल को कंट्रोल किया जाए। तो ऐसा कंट्रोल जो है वो कहां पे देखने को मिलेगा, प्लांट बॉडी के अंदर ही देखने को मिलेगा। और ऐसा कंट्रोल जिनको हार्मोन्स, उन्हें क्या कहेंगे, हार्मोन्स नाम से लिखा गया है क्योंकि प्लांट हार्मोन है, इसलिए उनको क्या बोला गया, फाइटो हार्मोन्स। इंट्रासेल्यूलर कंट्रोल हमेशा हार्मोन्स के जरिए किया जाता है, इंट्रासेल्यूलर जो है वो जीन्स के द्वारा किया जाएगा। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंट्रोल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंट्रोल का मतलब क्या होगा, कोई एनवायरमेंटल एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं उनकी वजह से अगर डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित होता है, तो ऐसे कंट्रोल जो है वो क्या कहलाते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंट्रोल की कैटेगरी में जाते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का तीन तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इंटरसेल्यूलर खुद के अंदर, इंट्रासेल्यूलर जो है वो हार्मोन्स के जरिए, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जरिए। यह कुछ इफेक्ट है इस टेबल के अंदर देखते हैं। जिबरेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन के रूट डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे, जुवेनिलिटी पे, फ्लावरिंग पे, डेवलपमेंट पे, सेनेसेंस पे और डोरमेंसी में किसका पॉजिटिव रोल और किसका नेगेटिव रोल है, ये हम देख पा रहे हैं इस टेबल के लिए। यहां हम अगर बात करें की एंड डेवलपमेंट की, ग्रोथ और डेवलपमेंट के पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो जैसे कहा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही प्रोसेस के अंदर वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर ये पूरी की पूरी फेजेस जो है वो कंप्लीट होती हैं। तो वेजिटेटिव फेज जैसे मैंने कहा कि हमेशा स्टार्ट कहां से होती है, सीड जर्मिनेशन से। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो उससे पहले हमें सीड को जानना होगा, सीड के पार्ट्स को जानना होगा। हम जानते हैं कि सीड्स किसे कहते हैं, सीड के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, सीड कोट होता है, कोटिलिडन होता है, एंडोस्पर्म होता है, और हाइपोकोटाइल शूट रूट एक्सिस, HSRA जिसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल शूट रूट एक्सिस, वो होता है। हाइपोकोटाइल शूट रूट एक्सिस के अंदर हम जानते हैं रेडिकल और प्लूम्यूल पाए जाते हैं। रेडिकल से प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है, और प्लूम्यूल से जो है शूट का फॉर्मेशन होता है, और जो कोटिलिडन होते हैं वो फर्स्ट लीव्स के रूप में जब डेवलप होता है तो फर्स्ट लीव्स के रूप में वो बाहर की तरफ रिलीज होती हैं, बाहर की तरफ निकल के आती हैं, और प्लांट का जो सेलिंग है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। लेक्चर आज